कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करना है। उसके अंदर पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज यानी आईक्यू के एमसीक्यूज। उन एमसीक्यूज के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आते हैं और जनरल नॉलेज का टेस्ट जो है वो मतलब जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो आपकी बहुत मदद करता है टेस्ट क्लियर करने में। अब मैं आपको जरा बता देता हूं कि जनरल नॉलेज के कितने एमसीक्यूज आते हैं। तो जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज आते हैं। देखो आपके पास मैथ भी है, फिजिक्स भी है, इंग्लिश भी है, इसके अलावा केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो, ये सारे हैं। लेकिन सबसे आसान जो समझे जाते हैं ना वो ये 20 एमसीक्यू समझे जाते हैं जो बच्चे को बहुत अच्छा टेस्ट क्लियर करा देते हैं। तो आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से वॉच करना है और बात को अच्छी तरीके से सुनना है ताकि ना सिर्फ आपके ये एमसीक्यूज हो जाए बल्कि आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो अमूमन पूछे जाते हैं वो मैं आपको जो है वो करा दूंगा आज की वीडियो में। सही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पर कि भाई हमारे जो बैचेस हैं वो चल रहे हैं, उसकी मैं आपको डिटेल्स दे देता हूं कि किस तरह के जो है वो हमारे बैचेस होते हैं। देखो भाई, इस तरह का हमारा स्टूडेंट पोर्टल होता है जिसके ऊपर आपको क्या क्या मिलता है। स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर जिसके ऊपर आपको डैशबोर्ड मिलता है, लाइव क्लास मिलती है, लेक्चर मिलता है, इसके अलावा आपके कोर्स, साथ साथ टेस्ट तमाम सब्जेक्ट के और एग्जाम और नोट्स यानी एमसीक्यूज बुक आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा बैच चल रहा है कराची यूनिवर्सिटी का, जल्द से जल्द इसे इनरोल करो। इसकी जो फीस है, और ये बैच 3 है हमारा, इसकी फीस 5,000 है जो कि जस्ट आपने वन टाइम ही देनी होती है, जिसमें आपको ये तमाम चीजें जो है वो मिल जाती हैं। तो जल्द से जल्द ये बैच ज्वाइन कर लो ताकि आपको जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले वक्तों में और टेस्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी डिजिटल बोर्ड पे तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, तो उस पर भी आपको सारी चीजें इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं और पहले एमसीक्यूज से स्टार्ट लेते हैं। पहला एमसीक्यूज देख लेते हैं कि पहला एमसीक्यूज हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखो पहला एमसीक्यूज दिया हुआ है द लाहौर, एक मिनट, पहला एमसीक्यूज हमें दिया हुआ है द लाहौर रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन। यानी आप सबको पता है, बचपने से पढ़ते हुए आ रहे हो, छुट्टी भी होती है इस दिन। ये तो आसान एमसीक्यू है लेकिन आगे के एमसीक्यूज थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा, कायदे आजम ने इस जगह पर खड़े होकर खिताब भी किया था और एक रेजोल्यूशन पास हुई थी। सिंपल आपने ये बताना है कि वो किस जो है वो डेट को यानी किस साल ये रेजोल्यूशन पास हुई थी। इस रेजोल्यूशन के पास होने के 7 साल बाद पाकिस्तान वजूद में आ गया था। ठीक है, अगस्त के महीने में। तो अमूमन समझ गए होंगे कि किस दिन ये रेजोल्यूशन पास हुई थी। ये रेजोल्यूशन पास हुई थी 1940, यानी 1940 को ये रेजोल्यूशन पास हुई थी जिसमें तमाम पाकिस्तानियों ने, जो आज पाकिस्तानी है या जो हमसे पहले थे, उन सब ने ये इरादा कर लिया था कि भाई हमें एक अलग वतन चाहिए और दो कौमी नजरिया। अच्छा याद रखना, जो ये एमसीक्यूज लिखे हुए मैं सिर्फ ये नहीं कराऊंगा बल्कि और भी चीजें बताऊंगा। तो पाकिस्तान को बनाने में जो बुनियादी किरदार जिस चीज ने अदा किया वो था टू नेशन थ्योरी। याद रखना, टू नेशन थ्योरी। तो इस थ्योरी की वजह से पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया, यानी हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं और इनको अलग अलग रहने का हक होना चाहिए। सही है, ये पहला एमसीक्यूज था। अब अपना दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं। दूसरा एमसीक्यूज क्या है। अच्छा, हु इज नोन एज द पोइट ऑफ द ईस्ट। सिंपल है, एक ही पोइट हैं जिन्हें हम पोइट ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं। कौन है हमारे पोइट ऑफ ईस्ट? फैज अहमद फैज नहीं है। फैज अहमद फैज तो नहीं है लेकिन उनका एक शेर है, मेरा नाम भी माशाल्लाह से फैज है तो मैं उनका एक शेर आपको बता देता हूं कि दिल ना उम्मीद नहीं, नहीं दिल ना उम्मीद सही, नहीं नहीं बल्कि ये शेर नहीं था। वक्त से रिलेट, माना कि ये सुनसान घड़ी, हाँ, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है, जीने को तो अभी एक उम्र पड़ी है, या देखा जाए तो जीने को एक उम्र पड़ी है। तो ये फैज अहमद फैज का एक शेर है जो मैं अक्सर जो है वो बोल रहा होता हूँ। इस शेर में हमें ये समझाया जाता है कि यार देखो, परेशानियां मुश्किलात आती रहती हैं, टेस्ट भी आते रहते हैं यूनिवर्सिटी के, मगर तैयारी कर लोगे तो क्लियर हो जाएंगे। सही है। अच्छा, तो पॉइंट ऑफ ईस्ट यानी शायर मशरिक एक ही पॉइंट को कहा जाता है जो कि है हमारे पास हमारे प्यारे अल्लामा इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, ये हमारे पॉइंट ऑफ ईस्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमने क्या करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज द फर्स्ट, देखो इसका मतलब समझ लो सबसे पहले कि
कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आइन। देखो आइन का मतलब क्या है? आइन का मतलब है, देखो, रूल्स। सिंपल अल्फाजों में समझो, रूल्स। देखो पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान छोड़ो, किसी भी चीज को चलाना है, किसी घर को चलाना है तो कुछ रूल्स होता है ना। आपके घर में भी रूल्स होते होंगे कि खाना इतने बजे मिलेगा, आप बाहर इतने बजे तक जा सकते हो, दोस्तों में इतने बजे तक घूम फिर सकते हो। तो रूल्स होते हैं, ये थोड़ी ना जब दिल करा बाहर गए, जब दिल करा खाया, जब दिल करा पिया, जब दिल करा सो गए, जब दिल करा उठ गए, जब दिल करा बैठ गए। ऐसा तो फॉलो नहीं करते ना अपने घर में, रूल्स होते हैं। इसी तरह से एक कंट्री को चलाने के लिए भी रूल्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रूल्स पाकिस्तान के लिए हैं तो कहलाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मजा आया पढ़ने में? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब है आइन, यानी पाकिस्तान का आइन। तो पाकिस्तान का आइन यहां पर जो है वो इन्फोर्स, यानी फर्स्ट की बात हो रही है। देखो पहला आइन, यानी पाकिस्तान का पहला आइन कब निफास में आया? देखो पाकिस्तान बना कब था? 1947। ये भी पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान का पहला आइन और पाकिस्तान जब बना इसमें कितना टाइम लगा, कितने साल का गैप आया? तो ये कुछ 9 साल का, 9 साल नहीं बल्कि ये कुछ हमारे पास, हाँ 9 साल का गैप बन रहा है। तो 9 साल लग गए पाकिस्तान को अपना आइन लाने में, अपना आइन बनाने में। क्योंकि देखो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। आप अपने घर का भी अगर बजट बनाने बैठो तो कितना टाइम लग जाता है। तो ये तो एक पूरा मुल्क है जिसके अंदर इतनी सारी जो है वो रंग व नस्ल के लोग रहते हैं, तो जिसमें हम सब यूनाइटेड हैं, लेकिन हर किसी का ख्याल रखना होता है कि जब आइन बनाया जाता है तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। तो इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम लगा इस आइन को बनाने में। और ये आइन जो आया वो हमारे पास इनफोर्स यानी लागू, यानी कब इसको फॉलो करना शुरू किया? तो इसको फॉलो हमने करना शुरू किया 1956 में। तो काफी लंबा टाइम लगा यहां पर, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। भाई आइन एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर पूरा मुल्क होता है, यानी पूरा मुल्क इसके मुताबिक चलेगा। अब ये आइन बताता क्या है? ये आइन ये बताता है कि लोग, ह्यूमन राइट्स क्या होंगे, ठीक है, लोगों को क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान के अंदर एहतजाज कर सकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे मुल्क में जो काम हो सकता है वो यहां नहीं हो सकता, यहां जो काम हो रहा है वो वहां नहीं हो रहा। तो ये आइन में सब डिसाइड होता है कि क्या क्या ह्यूमन राइट्स मिलेंगे। अच्छा, अदलिया की क्या जिम्मेदारी होगी, यानी कोर्ट्स की क्या जिम्मेदारी होगी, फौज की क्या जिम्मेदारी होगी, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है इसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, और लोगों की क्या जिम्मेदारियां होगी, पुलिस, ये सब इसमें डिफाइन किया जाता है बहुत डिटेल के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है फौज जो है वो हमारी सरहदों की मुहाफिज होती है और हमें दुश्मन से बचाती है। आई थिंक ये मक्खी भी पढ़ने आई है हमारे पास। अच्छा ठीक है, तो बात समझ आ गया। अब अगला एमसीक्यूज करते हैं, अच्छी तरह समझना ताकि मजा आए पढ़ने में। अच्छा अगला एमसीक्यू है, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? अमूमन सबको ही पता होगा, जनाब लियाकत अली खान। अच्छा इनके रिलेटेड और 3-4 एमसीक्यूज आगे आने वाले स्लाइड्स में मौजूद हैं। तो जनाब लियाकत अली खान हमारे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और काफी लंबे टाइम तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन अब ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से कैसे हटे, ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। तो मैं बता नहीं रहा क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि अभी एमसीक्यूज हैं हमारे पास, इसलिए मैं नहीं बता रहा। अच्छा ये नाम आप याद रखिएगा, ख्वाजा निजामुद्दीन गुलाम मोहम्मद अयूब खान, ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाले नाम हैं। इनसे रिलेटेड भी काफी चीजें हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बेसिक तो अभी आपको यही याद रखना है। मजा आ रहा है वैसे इसमें पढ़ाने में। रियलिटी चेक ले लो, अपनी जिंदगी में एक रियलिटी चेक ले लो कि यार हालात जैसे भी हों, ठीक है, रियलिटी चेक ले लो कि यार जिंदगी में हालात जैसे भी हों, हार नहीं मानना, ठीक है, बस हार नहीं मानना, लगे रहना, मेहनत करते रहना, कोशिश करते रहना, एक ना एक दिन इंशाल्लाह कामयाब जरूर हो जाओगे। ये मक्खी इस वजह से यहाँ से नहीं निकल पा रही क्योंकि ये पूरा लॉक हुआ है। जरा मैं ये जगह खोल देता हूँ ताकि बेचारी मक्खी निकल जाए, ठीक है। हर किसी का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो कभी हार नहीं मानना, टेस्ट में क्लियर हो जाओगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर नंबर कम आ जाए तो हार नहीं मान लेना। अच्छा पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन, यानी पाकिस्तान वजूद कब में आया, सॉरी पाकिस्तान कब वजूद में आया? तो 14 अगस्त 1947। मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ये भी रियलिटी चेक में ही ले लेना कि यार हमारे वक्त पे ना 14 अगस्त बड़ी जबरदस्त तरीके से मनाई जाती थी। मतलब हमारा वक्त ऐसा नहीं है कि मेरे को 50 60 साल 80 साल पुराना इंसान हूं। मैं आज से कुछ 5 साल
ये ज्यादा से ज्यादा 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। इस टाइम पे ना 14 अगस्त, ये देखो मक्खी का मसला, अलग ही मसला है। लगता है मक्खी को हमारी क्लासेस पसंद आ गई, मैं खोल देता हूँ ये चल निकल जाए। अच्छा, तो आज से 5-10 साल पहले क्या होता था कि यार जो ये हमारी 14 अगस्त होती थी ना, इसमें फंक्शंस होते थे। अच्छा, ये फंक्शंस सिर्फ फंक्शंस नहीं होते थे, इसमें बहुत कुछ होता था। ये एक क्लास होती थी जिसमें हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां, अपने बुजुर्गों के बारे में, अपने पाकिस्तान के वजूद में आने के बारे में पढ़ते थे। अभी ही 14 अगस्त गुजरी है कुछ टाइम पहले, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सिर्फ एक ही चीज देखने को मिली। वो क्या देखने को मिली कि यार बाजे बज रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, हॉलीडे मना रहे हैं। देखो, ये छुट्टी है, हॉलीडे है, लेकिन इस दिन हमारी एक जिम्मेदारी है। वो ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इसे हमने पढ़ना है या हमें फंक्शंस करके ये बताना है। सही है। और दूसरी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमने उन लोगों के लिए दुआएं करनी है जिन्होंने कुर्बानियां देकर ये बनाया है। ठीक है। तो ये सब अब मिसिंग नजर आता है। तो हमें देखना चाहिए कि हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए कि ये बड़ा जरूरी चीज है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अगला करते हैं। मजा आ रहा है वैसे पढ़ाने में। चलो देखो, मेहनत है। देखो आज ये बोर्ड आ गया अब इंशाल्लाह। अच्छा, ये समझना, यहाँ पे लास्ट लिखा है, फर्स्ट नहीं लिखा। बच्चे क्या समझते हैं, गवर्नर जनरल, फौरन लगा देते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जी ना, वो यहाँ दिए हुए भी नहीं है। ठीक है, कायदे आजम का यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है। ठीक है। तो ये एक चीज देखने वाली है कि लास्ट पूछ रहे हैं, याद रखना, मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है। चलो, बल्कि अभी इसके बाद वाले एमसीक्यू उसमें समझ जाओगे। लास्ट यानी देखो, गवर्नर जनरल का ओहदा जब पाकिस्तान बना था तब ये था। ये ओहदा प्रेसिडेंट वाले ओहदे से थोड़ा अलग है। अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर जनरल सेम ही होते तो फिर अलग अलग क्यों होता। तो गवर्नर जनरल का ओहदा एक बहुत अलग चीज होती है। इस ओहदे में पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है। तो कायदे आजम जब पाकिस्तान बना तो कायदे आजम ही थे क्यों, जिनको गवर्नर जनरल बनना था। लेकिन कायदे आजम के बाद फिर और भी लोग गवर्नर जनरल बने, लेकिन फिर इस ओहदे को खत्म किया गया और प्रेसिडेंट के ओहदे को लाया गया। तो कौन थे हमारे आखिरी गवर्नर जनरल? हमारे आखिरी गवर्नर जनरल थे जनाब इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा इन्हें हम कहते हैं। तो ये हमारे आखिरी गवर्नर जनरल थे। अब एक बात बताओ, जब ये आखिरी गवर्नर जनरल होंगे तो पहले प्राइम मिनिस्टर, तो पहले सदर भी ये होंगे। याद रखना, गवर्नर जनरल। ठीक है। गवर्नर जनरल का जब ओहदा खत्म किया गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट के ओहदे को लाया गया। किसके ओहदे को लाया गया? प्रेसिडेंट के ओहदे को। अच्छा, प्रेसिडेंट, अभी तो प्रेसिडेंट का जो इख्तियारात है वो कुछ कम है, लेकिन पहले प्रेसिडेंट के पास बहुत इख्तियारात हुआ करते थे पहले के टाइम पे। ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं जब आसिफ अली जरदारी के आने से पहले की बात कर रहा हूं। तो जब आसिफ अली जरदारी आए तो उन्होंने 18वीं तरमीम करी और जो प्रेसिडेंट का वो था, क्या कहते हैं, इख्तियारात, उसको कम कर दिए ताकि इख्तियारात गवर्नमेंट के पास चले जाएं, प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाएं। सही है। तो जब गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म हुआ तो प्रेसिडेंट का ओहदा आया। अच्छा, जिन्होंने गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़ा था उन्हीं को ऑब्वियस है प्रेसिडेंट का ओहदा मिलेगा। तो इसीलिए आखिरी गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा और पहले प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा हैं हमारे। सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगला मजेदार एमसीक्यूज। अब मजेदार है नहीं, ये नहीं पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। When did अल्लामा इकबाल present his इलाहाबाद एड्रेस? यानी कब। when का मतलब है कब, यहां का मतलब है कब। तो ये अल्लामा इकबाल ने कब अपना एड्रेस, का मतलब होता है खिताब, खुतबा या खिताब, बयान, ये होता है। तो कब अल्लामा इकबाल ने अपना इलाहाबाद एड्रेस दिया, यानी आपको डेट बतानी है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो बहुत मशहूर है ये डेट, 1930 की ये डेट है जिसमें इन्होंने ये दिया था अपना। ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट, शुक्र। अच्छा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग? बड़ा जरूरी ये जवाब है और बड़ा जरूरी ये जो है वो है। अच्छा, बहुत सारे लोग कायदे आजम को फाउंडर समझते हैं मुस्लिम लीग का। बिल्कुल नहीं। कायदे आजम पहले कांग्रेस में थे। देखो बात समझना, कायदे आजम पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस की जब चालाकियां उन्होंने देखी, वो समझ गए थे कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की जमात है, जो कि हम बहुत पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। याद रखना। तो पहले वो एक ऐसी जमात में थे जो कि नारा लगा रही थी कि भाई जो है वो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, मतलब
पाकिस्तान बोल रहा हूं, हिंदुस्तान में सबके इख्तियारात होंगे। कांग्रेस पहले ये बात करती थी, लेकिन वो समझ गए थे कायदे आजम कि ये सब आगे बढ़ेंगे, ये सिर्फ बात है, ऐसा है नहीं। वो सिर्फ हिंदुओं को ही फेवर करेंगे क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में थे। तो इसीलिए फिर कांग्रेस को छोड़कर वो मुस्लिम लीग में आए, यानी मुस्लिम लीग तो पहले से मौजूद थी। तो कायदे आजम बानी नहीं है मुस्लिम लीग के। अच्छा, तो फिर कौन होंगे बानी? जिन्होंने बनाई होगी। तो ये थे नवाब विकार उल मुल्क एंड नवाब, ये इनका नाम है। थोड़ा सा मैं पढ़ने में गलती कर रहा हूं। तो लियाकत अली खान भी नहीं है, ठीक है, अल्लामा इकबाल भी नहीं है। ये जो पहला नाम इन्होंने लिखा हुआ है नवाब वकार उल मुल्क एंड नवाब, ये जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के फाउंडर थे, यानी इन्होंने बनाई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अच्छा, आगे चलते हैं। शिमला, अच्छा ये शिमला नहीं लिखा हुआ है, शिमला लिखा हुआ है, शिमला। शिमला डिपुटेशन मीट लॉर्ड मिंटो इन, थोड़ा देख लेते हैं। शिमला, आई थिंक ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी ये उसी से रिलेटेड है। तो ये पूछ रहा हूँ ये कब हुई थी, तो ये 1906 का इधर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत बेसिक और बहुत जरूरी एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चा ये छोड़ रहा है तो समझ लो वो अपने आप को नुकसान कर रहा है। ये पूछते हैं वो। अच्छा, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? नन ऑफ द अबव। जनाब कायदे आजम मोहम्मद अली जिना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने। और आपने याद है ना, इनकी हमने स्पीच पढ़ी थी 11 अगस्त 1947, जिसमें इन्होंने बड़ी जबरदस्त स्पीच दी थी, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के लिए रूल्स को डिसाइड कर दिया था कि पाकिस्तान में सिर्फ आगे बढ़ने की जो बुनियाद होगी वो क्या होगी? मेरिट। पाकिस्तान में कोई नेपोटिज्म नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मेरिट होगा, पाकिस्तान में कोई ब्लैक मार्केट नहीं होगी, पाकिस्तान में सबको राइट्स मिलेंगे, सबको जो है वो हुकूक मिलेंगे। तो ये था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, अगला एमसीक्यूज जो कि हम करेंगे, हु गेव द टाइटल? अच्छा, किसको मिला था टाइटल? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, याद रखना, अब पाकिस्तान में कोई भी कायदे आजम नहीं होगा, क्योंकि कायदे आजम ये टाइटल दिया जा चुका है। और ये टाइटल किनको दिया गया था? ये टाइटल दिया गया था हमारे प्यारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब को। तो अब जिंदगी भर याद रखना, कायदे आजम सिर्फ एक ही है जो कि है मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, मुख्तलिफ टाइटल्स आपने सुने होंगे, जिसमें कौन से मादरे मिल्लत है, इसके अलावा बहुत सारे टाइटल्स हैं, कायदे तहरीक है, इस तरह के टाइटल्स वगैरह आपने सुने होंगे मुख्तलिफ ना। तो टाइटल जब एक बार किसी को मिल जाता है तो वो उसके लिए फिक्स हो जाता है। तो इसीलिए कायदे आजम को सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना ही कायदे आजम कहलाएंगे, क्योंकि उनके लिए टाइटल फिक्स कर दिया गया है। और वैसे तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी ये फिक्स ही है, तो कोई किसी और को तो नहीं कहा जाएगा कायदे आजम, ठीक है। अच्छा, रेडक्लिफ अवार्ड वॉज अनाउंस्ड ऑन, ये एक रेडक्लिफ अवार्ड था, ये कब आया था? तो ये पाकिस्तान आई थिंक बनने के बाद ही आया था हमारा। ये कौन सा लिखा हुआ है हमारे पास? एक मिनट में जरा इसको देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। एक मिनट, इसकी मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। हाँ, ये आया था 17 अगस्त को, 17 अगस्त 1947। कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो जस्ट याद रखने लायक हैं, लेकिन बाकी तो मैं सब एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगला एमसीक्यूज देखते हैं कि अगले एमसीक्यूज में क्या करना है। इतने मुश्किल नहीं है एमसीक्यूज, अगर आप अच्छी तरह समझो तो बहुत मजे से समझ में आ जाता है, ठीक है। पाकिस्तान बिकेम, देखो, पाकिस्तान बिकेम यूनाइटेड नेशन मेंबर ऑफ द पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन, यानी पाकिस्तान किस तारीख को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना। अच्छा, एक बात समझना, पाकिस्तान जो दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनका मेंबर है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया का पीस कायम करती है और मुख्तलिफ मामलात को देखती है। इसके साथ साथ ये जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, OIC आई थिंक इसे कहते हैं, इसका भी मेंबर है। इस तरह बहुत सारी चीजों का पाकिस्तान मेंबर है। तो पाकिस्तान एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी रखने वाला कंट्री है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं कि इंडिया के जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ठीक है, इंडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है ना, वो इस बात को आज एतराफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जनूबी एशिया में और एशिया में सबसे अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान की दोस्ती ऑलमोस्ट हर कंट्री से ही है। जैसे पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात अपने मिडल ईस्ट में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसमें सऊदीया, UAE, कतर
ओमान, जितनी भी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, इसके अलावा तुर्की, मिस्र, इन सब से भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यूरोप में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना तो आपको पता है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। सिर्फ हमारे अगर ताल्लुकात खराब है तो वो किससे खराब है? आई से आने वाली कंट्रीज, वो जो कि दो हैं, इंडिया और इसराइल। अब इनसे भी खराब होने की वजह बताता हूं। हम सब जानते हैं कि ये हमारे वजूद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इंडिया और इसराइल ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे वजूद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हमारे ताल्लुकात इनसे खराब है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया और इसराइल से हमारा मसला है क्या। ठीक है, तो ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये मैंने बताया नहीं ना कब बना है। अच्छा, तो ये बहुत जल्दी ही बन गए थे, इन्होंने को इतना टाइम नहीं लिया। 30 सितंबर 1947 को ही बन गए थे। अब देखो आजाद कब हुए? 14 अगस्त 1947, यानी एक महीने में ही पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को वाजे कर दिया था। अब वो कायदे आजम ने वाजे कर दिया था हमारी फॉरेन पॉलिसी को कि पाकिस्तान दुनिया की हर कंट्री से, यानी जो भी बड़े बड़े मुल्क हैं, उन सबसे अच्छे ताल्लुकात रखेगा। तो इसलिए हमें टाइम नहीं लगा यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने में, और ये जरूरी भी था क्योंकि ये दुनिया की पीस के लिए था। अच्छा, अब ये मैंने कहा था ना कि हमारे प्यारे लियाकत अली खान पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बारे में मैं कुछ चीजें आगे बताऊंगा। तो जब हमारे प्यारे लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको असैसिनेट कर दिया गया था। इधर ज्यादा बेहतर वर्ड ये लिख सकता हूं मैं, शहीद कर दिया गया था। तो ये शहीद है, ठीक है। तो इनको जो शहीद किया गया था ना, इनको शहीद किया गया था कहां पता है? लियाकत बाग। अच्छा, लियाकत बाग में दो बहुत बड़ी शख्सियात को शहीद किया गया। एक और का भी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि मुझे पता है वो एमसीक्यूज मौजूद है। तो एक आप देख लें, ये थे हमारे प्यारे लियाकत अली खान साहब, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ कब था? तो पाकिस्तान बनने के काफी टाइम बाद ये चीज हुई थी। ये हुई थी 1951 में। तो ये बानियाने पाकिस्तान में से हैं, यानी पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं ये, और हम कह सकते हैं कि इनकी औलादों में से हैं। तो देखो शहादत जो है वो इनको मिली, ठीक है। तो शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है, हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह शहादत की मौत नसीब हो, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छी समझ आई होगी। और शहीद होना एक बहुत बड़े एजाज की बात है। इंसान या तो मुजाहिद हो या तो शहीद हो। अच्छा, वेयर वॉज लियाकत अली खान? कहां शहीद किया गया लियाकत अली खान को? शहर बताना है तो ये कराची नहीं है, ये लाहौर भी नहीं है, ये कोयटा भी नहीं है, ये हमारा है रावलपिंडी। और रावलपिंडी इस्लामाबाद पाकिस्तान के सबसे मेन शहरों में से आते हैं, क्योंकि रावलपिंडी में जीएचक्यू है, यानी हमारे फौज का हेडक्वार्टर है। इस्लामाबाद में हमारी गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर होता है, यानी गवर्नमेंट का जो सब सारा निजाम है वो दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है, और उसी का पड़ोसी शहर है रावलपिंडी। तो ये दो बड़े अहम शहर हैं। लेकिन 1951 में जो शहादत मिली लियाकत अली खान को, वो मिली रावलपिंडी के अंदर। अच्छा, अगला देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वॉज। अच्छा, पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ क्या लगा? मैं ज्यादा तो मार्शल लॉ का एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इतना कर देता हूं। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जो आर्मी होती है वो टेक ओवर कर लेती है मुल्क को। अब उसके पीछे का रीजन होता है कि वो कहते हैं कि मुल्क सही चल नहीं रहा था, या बहुत सारे ऐसे निजाम थे जिसकी वजह से ये टेक ओवर किया गया है। तो पहला मार्शल लॉ, यानी पाकिस्तान बना कब? 1947। तो पहला मार्शल लॉ 1947 में नहीं लग गया था, या पाकिस्तान बनने के फौरन बाद नहीं लग गया था, या कायदे आजम के इंतकाल के फौरन बाद नहीं लग गया था, या लियाकत अली खान के इंतकाल के फौरन बाद भी नहीं लगा था, बल्कि ये काफी टाइम बाद लगा था। जो कि यहाँ तारीख मेरे पास आ रही है 1958 है या 1959 है, 1958 है। अब लगाया किन्होंने था ये शायद आगे आएगा। तो ये मार्शल लॉ था, सही है। तो हम इसको डिस्कस नहीं करते ज्यादा, लेकिन इतना समझ लो बस। अमूमन ये भी पूछा जाता है तो इसलिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज मैंने तो नहीं बनाए ना। अच्छा, जनरल अयूब। देखो जनरल का मतलब होता है आर्मी का हाईएस्ट रैंक। देखो आर्मी का हाईएस्ट रैंक एक और भी है, फील्ड मार्शल, जो कि अभी करंटली कौन है? जनरल आसिम मुनीर साहब, ठीक है। तो वो फील्ड मार्शल है। तो जनरल से बड़ा रैंक होता है फील्ड मार्शल का। लेकिन अगर कोई फील्ड मार्शल नहीं है तो फिर जो हाईएस्ट रैंक होगा वो जनरल का होगा। अब आप सोचोगे कि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल कैसे बने? तो आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल इस वजह से बने हैं कि उन्होंने इंडिया को जो है वो शिकस्त दी। अभी जो हमारी रिसेंटली जंग हुई थी इंडिया के साथ, जिसमें इंडिया ने बुज़दिलाना हमला कर पाकिस्तान पे
जो है वो कुछ शहरों पे हमला किया, तो जिसके जवाब में फौरन पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान नेवी ने मिलकर इनके पहले तो राफेल गिराए और इनके जो ये मिग 20 या मिखोई वगैरह जो भी है ये गिराए। उसके बाद फिर बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको आपने याद रखना है, जो कि है बुनियानुल मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार, जो कि हमारी फौज है हमेशा से। तो हमेशा अपनी फौज के लिए वफादार रहना है आपने, सही है। अच्छा, तो हमारी फौज ने मुल्क का दिफा किया और ऐसा दिफा किया, ऐसा दिफा किया, ऐसा दिफा किया कि तारीख में हमेशा ये लिखा रहेगा। ऐसा दिफा नहीं किया कि बस दिफा करा, नहीं, ऐसा दिफा किया कि तारीख में हमेशा लिखा रहेगा कि जैसे हम पढ़ते हैं ना जंगों के बारे में कि जैसे लोगों ने दिफा किया, तो ये उसी तरह का एक दिफा था जिसमें अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल थी, जिसमें हमने इंडिया को उसी के तरीके से, उससे बल्कि बेहतर जवाब दिया। इंडिया ने सोचा नहीं था कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, पाकिस्तान ने हम पे ही हमला शुरू कर दिया तो हमला ही करेंगे ना, जब तुम मैली नजरों से इधर देखोगे। अब शायद दोबारा नहीं देखेंगे वो जिंदगी में, या देखेंगे तो फिर भी उन्हें मिलेगा। अच्छा हाँ, एक और चीज, इसके जवाब में जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, इंडिया ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। तो इसको आपने याद रखना होगा, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो कि दिफाई ऑपरेशन था, वो था बुनियानुल मरसूस, और जिसकी अभी ही हमारे अभी कुछ महीनों पहले ही इसकी एक साल इसका कंप्लीट हुआ है। और हाँ, इसकी यादगार में 14 अगस्त को एक वो भी बनाया गया है, विक्ट्री मॉन्यूमेंट बनाया गया है, वो मार्का हक जो है वो, तुम उसका नाम रखा गया, वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये है। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है, हम कहां से कहां आ गए। अच्छा, ये जर्नल, अच्छा जर्नल एक्सप्लेन कर रहा था, फिर उससे मैंने एक्सप्लेन किया। तो आपको याद रखना फील्ड मार्शल कौन है, जनरल आसिम मुनीर है। अच्छा, फील्ड मार्शल अगर नहीं होगा कोई पाकिस्तान में, देखो फील्ड मार्शल सब नहीं बन पाते, सारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल नहीं होते, याद रखना। तो अगर कोई फील्ड मार्शल नहीं होगा, आर्मी चीफ होगा या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा, तो वो जनरल होते हैं, और ये हाईएस्ट रैंक में आता है अगर फील्ड मार्शल नहीं है तो ये जनरल थे अयूब खान। इनके बारे में पूछा जा रहा है कि एब्रोगेटेड विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तारीख देख लेते हैं कि ये किस तारीख को हुआ था। आई थिंक ये 1956 में हुआ था, हाँ 1956, ठीक है, 1956 में ये काम हुआ था। मेरी हिस्ट्री अच्छी है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने 14 अगस्त के फंक्शन बड़े ज्वाइन किए हैं। अच्छा, अगला देखते हैं कि अगला हमारे पास क्या है। अच्छा, फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड इन, ये तो हमने पढ़ लिया ना, 1956 में हुआ था ना ये पहला मार्शल लॉ। आई थिंक मैं कहीं थोड़ा गलत तो नहीं कर गया हूँ, एक मिनट में कोई गलती तो नहीं कर गया। आई थिंक ये 1958 इसका ठीक है, नहीं, इसको थोड़ा देख लेना, शायद मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ हूं मैं, लेकिन देख लेना, तारीखें डेट्स हैं तो वो तो आपको पता है आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जानबूझ के आगे पीछे करना है। अच्छा हाँ, 1971 की वॉर में उसके रिजल्ट में एक सेपरेशन हुई थी। देखो याद रखना, इंडिया ने हमेशा से बुजदिलाना हमले किए हैं पाकिस्तान पे, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है मैं ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हम तो दिफा करते हैं अपना, इंडिया दुश्मन है पाकिस्तान का। तो उसने पहले भी हमला किया, जिसमें उसने 1965 में हमला किया था, जिसकी यादगार में हम 6 सितंबर को वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, 6 सितंबर को हम वो बनाते हैं, यादगार बनाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ इंडिया ने 1971 में भी हम पे हमला किया था ना, तो 1971 के हमले में उसने जो है वो एक सेपरेशन हुई थी हमारे ऊपर। वो सेपरेशन क्या थी कि ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वो हमसे जुदा हुआ था, ठीक है। तो बांग्लादेश यहां पर हमसे जो है वो जुदा हुआ था, तो जिसकी एक बहुत बड़ी वजह, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ इंडिया का था, जिसने मक्कारी से ये काम कराया था। अच्छा, आज के टाइम पर हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत चीज थी, ठीक है। और आज के दौर में, आज के टाइम पे इंडिया वाले बोलो, बांग्लादेश वाले भी इस चीज को गलत समझते हैं, ठीक है। जब भी वहां पर शेख हसीना की हुकूमत को खत्म किया गया, अवामी लीग की जो वो हुकूमत है, ठीक है। अच्छा, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, बहुत जबरदस्त एमसीक्यूज है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एमसीक्यूज है। पाकिस्तान की पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी, खातून प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, तो पाकिस्तान की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी जनाब बेनजीर भुट्टो, और ये शहीद हैं। अच्छा, इन्हें भी शहीद रावलपिंडी के लियाकत बाग में किया गया था, जैसे हमारे लियाकत अली खान को शहीद किया गया था लियाकत बाग में। तो जब वो शहीद हुए थे तो लियाकत बाग नाम रखा गया था। तो 2 वज़राए आज़म, अच्छा जब ये शहीद हुई थी
तो मैं गलत नहीं हूं तो उस टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे। और ये आई थिंक 1900 बोलना सन 2007 की बात है जब ये शहीद हुई थी। और आई थिंक ये कोई दिसंबर 27 की बात है, दिसंबर 27 ऐसे ही डेट थी, दिसंबर का मंथ था ये तो कंफर्म है, 27 दिसंबर शायद वो डेट थी। तो जब ये शहीद हुई थी 25 दिसंबर तो आई थिंक नहीं था, नहीं 27 दिसंबर ऐसे ही कोई डेट था, लेकिन दिसंबर का आखिरी दिन थे। अच्छा, उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, रोटियां लेने निकला हुआ था, तो एकदम से ये न्यूज़ आई थी। इनकी जो शहादत हुई थी वो शाम के टाइम पे हुई थी, लेकिन हम तक जो न्यूज़ पहुंची थी वो आई थिंक मगरिब तक पहुंची थी। तो उस टाइम पे फिर हालात बड़े कशीदा हुए थे। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि सिंध में भी हुक्मरान जमात है पीपीपी, और पीपीपी 4 पीस भी हैं, ये पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे ही है यहाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। जब ये 4 पीस आ जाए ना तो इसका मतलब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, और 3 पी आ जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिनका इंतखाबी निशान तीर है, और जो कि पाकिस्तान की 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर इन, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना? तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था 1998 में। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना? 1998 में। अभी एग्जैक्ट डेट भी आगे आपको पता चलेगी। आई थिंक ये मई के अंदर ये जो है वो कारनामा अंजाम दिया गया था पाकिस्तान की जानिब से। तो 28 मई मेरे ख्याल से ये डेट थी। देखो डेट्स तो मेरे भी दिमाग से निकल जाती है ना। अच्छा, मादरे मिल्लत, अच्छा मादरे मिल्लत कौम की माँ, ये लकब है। तो ये लकब दिया गया था जनाब कायदे आजम की सिस्टर को, जो कि हमारी थी फातिमा जिना साहिबा। ठीक है, अच्छा बेगम राना लियाकत अली खान बेनज़ीर भुट्टो ये तो शहीद हैं, और नन तो नहीं है, ये फातिमा जिना साहिबा हैं जिन्हें ये लकब मिला था। अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा अगला एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो अगला एमसीक्यूज हमारे पास है, हु प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट। बहुत आसान है, हमने तो बचपन में बहुत बार पढ़ा होगा, आई थिंक अब भी पीएचडी में पढ़ाया जाता है कि कायदे आजम के 14 नुकात। ये वो नुकात थे जो कि कांग्रेस के नेहरू ने कोई नुकात पेश किए थे, उसमें फिर कायदे आजम ने उनके काउंटर में, क्योंकि जो नेहरू ने नुकात यानी नेहरू ने पॉइंट्स पेश किए थे ना, पॉइंट्स का मतलब कुछ तजवीजें, कुछ तजवीजें, जैसे कि भाई कैमरा यहाँ नहीं यहाँ लगा दो, मोबाइल वहां नहीं यहाँ लगा दो, इस तरह तजवीजें होती हैं। तो फिर कायदे आजम ने भी 14 नुकात पेश किए थे, जो कि हमारे प्यारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहिब थे। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। पाकिस्तान एंड इंडिया साइंड द इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास मुआहिदा जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर अभी ये पाकिस्तान को इंडिया ने अभी धमकी भी दी थी कि ये पानी बंद करेंगे, जबकि एक बूंद भी ये बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पानी है ये जिंदगी है। तो अगर ये पानी बंद होगा तो जंग होगी, सिंपल है भाई, सबका एक ही मौक़िफ़ है पूरे पाकिस्तान में। तो ये कभी नहीं हो सकता कि पानी बंद कर दिया जाए, और अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ भी तो भरपूर इस पर जंग होगी, और फिर हिसाब किताब मिलेगा भी इंडिया को उस वक्त। अच्छा पाकिस्तान, ये तो फिर ये मुआहिदा हुआ कब था कि कितने, अच्छा इस मुआहिदे में बता दूं हुआ क्या था कि कुछ जो रिवर्स थी वो इंडिया को दे दी गई, यानी पानी, रिवर्स का मतलब पानी दिया गया, और कुछ रिवर्स का पानी पाकिस्तान को दिया गया। यानी कुछ रिवर्स ऐसी हैं जिसमें दरिया सिंध है कि जिसके ऊपर इंडिया पानी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता है ना डैम बना के पानी रोका जा सकता है, तो कुछ रिवर्स का पानी इंडिया नहीं रोक सकता, जिसमें सरे फहरिस्त जो है वो दरिया सिंध है हमारा। अच्छा कुछ रिवर्स का पानी इंडिया को दिया गया, क्योंकि दूसरी साइड भी लोग हैं, तो हमें पानी तो उधर की साइड को भी चाहिए, इधर की भी साइड को चाहिए, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कैसे लोग बैठे हुए हैं उस साइड के ऊपर जो ये बात तक कर देते हैं कि पानी बंद करें। यानी हमारे हाथ में अगर पानी होता, क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर की तरफ है थोड़ा, फिर पाकिस्तान के पास दरिया आते हैं, तो इंडिया से बहुत सारे दरिया निकलते हैं, चाइना से बहुत सारे दरिया निकलते हैं जो कि पाकिस्तान में आके गिरते हैं। तो अगर पाकिस्तान से दरिया निकल रहे होते तो फिर भी पाकिस्तान लड़ाई में, जंग में भी पानी बंद नहीं करता, क्योंकि हम मुसलमान हैं, पानी बंद करना हमारा काम है नहीं, हमारा काम तो पानी पिलाना है, ठीक है, पानी देना है। अच्छा अब जरा यहाँ देखते हैं कि ये कब हुआ था ये मुआहिदा, ये देख लेते हैं। ये आई थिंक मेरे ख्याल से 1960 के अंदर ये मुआहिदा तय पाया था, ठीक है 1960 में हुआ था। डेट्स आप फिर भी वेरीफाई कर सकते हो अगर कहीं पे कोई वो लगे मसले मसाइल। अच्छा सेकंड देखो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ वो हमने पढ़ लिया। अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कमियां थी तो सेकंड में उसे दूर किया गया, तो वो 1962 में हुआ, ठीक है।
अगला, एक मिनट, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सही है, एक मिनट, हाँ सही है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला तो हो गया ना हमारा। अच्छा, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान? देखो ये भी चीफ मार्शल लॉ कह रहे हैं, मार्शल यानी जो है वो टेक ओवर कर लेना गवर्नमेंट को ना। एक मिनट, हम आगे पीछे आ गए, मुझे बहुत बड़े बड़े अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, आपको तो छोटे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो कौन थे ये? आई थिंक अयूब खान थे। हाँ, जनरल अयूब खान थे। देखो जनरल अयूब खान थे, जनरल अयूब खान थे फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। ठीक है, अगला देखते हैं। इधर आ जाओ। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग, एक मिनट, 1981 नहीं था, आई थिंक 1973 का आइन था, शायद मुझसे गलती हुई है, 1981 का आइन नहीं था, 1973 का आइन था। हाँ, वो मैं बोल रहा था ना कि मैं गलत बता रहा हूँ डेट, तो आई थिंक वो जो आइन जिसकी मैं बात कर रहा था वो 1973 का आइन था, 1973, क्योंकि देखो डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, तो 1973 का आइन किसने दिया था? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? तो जब ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था तो उस टाइम पे कौन था पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर? जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, और ये थे हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर थे ये। अच्छा, अभी जो इसके फाउंडर है, अभी सॉरी, अभी जो इसके चेयरमैन है वो दो चेयरमैन आई थिंक है मेरे ख्याल से, एक बिलावल भुट्टो साहब हैं, शरीक चेयरमैन कहा जा रहा होता है उन्हें, और आई थिंक आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, इसे कंफर्म कर लेना, ठीक है। अच्छा, अच्छा, फर्स्ट न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ था, ये अटैक नहीं है, टेस्ट है, तो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ हुआ था? चागी में हुआ था, बलूचिस्तान में है ये, चागी के पहाड़ियों पे किया गया था, बलूचिस्तान में किया गया था। अच्छा, अब वो किस दिन किया गया था ये बताना है, तो याद रखना ये मार्च और मई, हाँ 28 मई 1998। अच्छा, ये 1998 तो हमने पीछे पढ़ लिया था ना, दूसरा जो है वो 28 मई था, 28 मई को ये किया गया था, और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया था, यानी अब कोई हमला नहीं कर सकता पाकिस्तान पे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, जिन कंट्रीज के पास अभी न्यूक्लियर पावर है ना, उन पे कोई हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता, जिसमें हमारे पास कौन कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन है, और रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, फ्रांस के पास भी है, ब्रिटिश के पास भी है, इसराइल के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। और अभी जो जंग चल रही है, ये याद रखना, जो जंग चल रही है अभी यूएसए और ईरान की, तो इस जंग की एक बहुत बड़ी वजह है न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, क्योंकि ईरान कोशिश कर रहा था कि वो अपना न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन्स को बनाए और अपने दिफा को नाकाबिले तस्कीर करे, लेकिन उसको फिर इस तरह जंग शुरू कर दी गई उसके ऊपर। ठीक है, तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, यहीं तक रखते हैं। रिव्यू देना कि कैसे लगे ये एमसीक्यूज, कैसा लगा जो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर पढ़ाया। अब आगे से चीजें आपको इंशाल्लाह बोर्ड पे ही, डिजिटल बोर्ड पे एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, लेकिन ये बड़ा मजा आया कराने में, बताता भी रहा, पढ़ाता भी रहा, तो बड़ा जबरदस्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआ में जरूर याद रखना।